दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। बहुत दिनों से आपसे राब्ता नहीं हो सका, बहुत से काम अटके हुए थे, वो एक एक करके ख़त्म करने की कोशिश कर रहा हूँ और आइंदा आने वाले दिनों में कोशिश करेंगे आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टच रखा जाए, आपके सामने पेश हुआ जाए, हाजिर हुआ जाए। तो आज बात करेंगे उस आदमी की जो असल में दाऊद इब्राहिम का मेंटर था। दाऊद इब्राहिम को और उसके भाई साबिर को स्मगलिंग की दुनिया में खड़ा करने वाला अगर कोई शख्स था तो राशिद अरबा था। नाम तो उसका था राशिद शेख, और उसका पूरा काम जो था वो सिर्फ और महज स्मगलिंग का था। बहुत बड़े लेवल पे उसका सामान आता था, गोल्ड, सिल्वर, इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड, टेप रिकॉर्डर, कपड़ा, घड़ियाँ, हर किस्म का सामान। और उसका बेस था दुबई। नाम तो उसका था राशिद शेख, लेकिन अरबा इसलिए कहते थे कि उसके बहुत अच्छे लिंक थे सऊदी अरेबिया, कुवैत, दुबई, वहाँ के बड़े बड़े शेख लोगों के साथ, जिनको हम आम भाषा में अरब शेख कह देते हैं, अरबी लोग कह देते हैं। और ये उनकी भाषा भी बहुत अच्छी बोल लेता था, अरबी भाषा। उनकी भाषा में उन शेखों से बात कर लेता था। दुबई इसका अक्सर आना जाना लगा रहता था। और ये इसका खास आदमी था वहाँ पे गलादरी ब्रदर उस ज़माने में बहुत मशहूर थे, जो स्मगलिंग का काम करते थे। दुबई से सोना चांदी ये सारा सामान भारतीय और पाकिस्तानी स्मगलर्स को देते थे। तो गलादरी ख़ानदान का ये आदमी खास था। अरब के लोगों से रिश्ते होने की वजह से इसका निक नेम पड़ गया अरबा। बहुत से लोग ये पहले समझते थे कि ये क्योंकि डोंगरी नागपाड़ा एरिया में अरब गली का रहने वाला था इसलिए इसको अरबा कहते हैं, लेकिन अरबा ये अपने अरब के लोगों से लिंक की वजह से बना। दोस्तों, ये बहुत पुराना पापी था स्मगलिंग का। और मैंने जब इसका छानबीन खोज करनी शुरू की तो मेरे सामने आई कस्टम के और DRI के, डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस के एक समय पे भीषम पितामह माने जाने वाले बड़े IRS अधिकारी बीवी कुमार, जिनका नाम लेके आज भी लोग कसम खाते हैं कि जितना काम उन्होंने कस्टम के लिए, DRI के लिए किया, शायद उसके बाद अगर कोई दूसरा नाम आता है तो वो दयाशंकर साहब का आता है। तो दयाशंकर भी बीवी कुमार के शागिर्द थे। दयाशंकर बीवी कुमार को अपना गुरु मानते थे। और मैंने ये देखा है, दोनों अफसर को देखा है काम करते, साथ बैठे भी देखा है और फ़ोन पे बातें करते भी देखा। तो बीवी कुमार साहब ने एक किताब लिखी है जिसका नाम है DRI एंड द डॉन्स। और बहुत से और लोगों ने भी, पत्रकारों ने किताबें लिखी हैं, मैंने तो कोई लिखी नहीं। वहाँ पे ये बात बताई गई कि दाऊद इब्राहिम का मेंटर KP खालिद पहलवान था। लेकिन जब मैंने बीवी कुमार, जो उस समय के सबसे बड़े कस्टम ऑफिसर थे, स्मगलिंग उनके टिप्स पे थी, फिंगर टिप्स पे, एक एक आदमी को जानते थे, एक एक स्मगलर को जानते थे, इनकी मोडस ऑपरेंडाई को जानते थे और बहुत काम किया उन्होंने उस ज़माने में जब स्मगलिंग अपने चरम पे थी, चरम सीमा पे थी। उन्होंने अपनी किताब में लिखा, एक पैरा है उनका पूरा, मैं वो पढ़ के भी सुना सकता हूँ आपको, नहीं तो आप नेट पे जाके कहीं उनकी किताब भी दे सकते हो, द DRI एंड द डॉन्स। वो कहते हैं कि राशिद अरबा जो था वो दाऊद इब्राहिम और उसके भाइयों का मेंटर था। इनको
स्मगलिंग का रास्ता दिखाने वाला राशिद अरबा था। ये शख्स था जिसने उनको बताया कि मुंबई में आपके शायद पांव लगने थोड़े मुश्किल होंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे मेरे जैसे और दूसरे लोगों जैसे स्मगलर हैं, उनके आगे आदमी हैं, कारिंदे हैं। तो आपको चाहिए कि आप कोंकण एरिया में कुछ ऐसी जगह ढूंढो जहाँ पे आप स्मगलिंग का माल उतार सको। और उस समय मुंबई में सामान उतरता था स्मगलिंग का, जिसमें हाजी मस्तान का सामान हुआ करता था, यूसुफ पटेल का सामान हुआ करता था, और साथ में राशिद अरबा का सामान हुआ करता था, और भी थे छोटे बहुत। ये सामान उतरता था अपना जो समुद्र के किनारे हैं मुंबई में, चैम्बूर की खाड़ी में भी उतरता था, जुहू बीच पे उतरता था, दादर चौपाटी पे उतरता था, कप परेड में, और दारू खाना एरिया वगैरह। दारू खाना में थोड़ा कम इसलिए उतरता था कि वहाँ पे कस्टम की मौजूदगी बहुत रहती थी। डॉक्स में भी आता था, जो जिनको गोदी कहते हैं मुंबई में, बॉम्बे डॉक्स, वहाँ भी सामान उतरता था। और उसके लिए बहुत बड़ा एक नेटवर्क राशिद अरबा का था। हालांकि बहुत इन्फ्लुएंशियल आदमी था, लेकिन वो गाली गलौज बहुत करता था, गालियाँ बहुत निकालता था। उसके एक सेंटेंस में 4-5 गालियाँ होती थी, जितने वो अल्फाज बोलता था उतने ही गालियाँ बोलता था। तो उससे बहुत से लोग बात करने से डरते भी थे कि इससे बात करेंगे तो गालियाँ सुननी पड़ेंगी, रहने दो, दूर से निकल जाते थे। वो एक राशिद अरबा का अपना तरीका था लोगों को दूर रखने का या लोगों से दूर रहने का। तो अक्सर दुबई जाता था, शेखों से बात करता था, वहाँ तो गाली नहीं निकालता था। यहाँ जब और जिन लोगों का स्मगलिंग से या किसी बात से कोई लेना देना नहीं होता था, उनके साथ बैठता था तो गाली कभी नहीं निकालता था। खाली जो लोग उसके धंधे में थे उनके साथ बातचीत में गालियाँ निकालता था। और उसका ये तरीका था उन लोगों को बताने का कि मैं तुम्हें कुछ समझता नहीं, तुम गालियों के काबिल हो। और राशिद अरबा इसलिए ज़्यादा ऊपर चढ़ गया क्योंकि 75 में एमरजेंसी के बाद हाजी मस्तान, यूसुफ पटेल और बहुत से स्मगलरों को मीसा लगा के बंद कर दिया गया था, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। उसमें बहुत सारे लोग थे, स्मगलर भी थे, नॉन क्रिमिनल थे, पॉलिटिशियन भी थे। लालू प्रसाद यादव बिहार के जो बाद में मुख्यमंत्री बने, उनको भी मीसा में बंद किया था। और उनके जेल जाने के बाद उनकी बेटी का जन्म हुआ तो उन्होंने उसका नाम ही मीसा रख दिया था। हाँ, अब जब बड़े बड़े स्मगलर जेल में चले गए तो दूसरों के लिए रास्ता थोड़ा आसान हो गया। जो 1.5-2 साल लोगों ने बहुत काम किया, जिसमें ज़्यादा कमाई हुआ करती थी लैंडिंग एजेंट्स की और स्मगलर्स की, जिनमें बड़ा नाम यही बचा था तभी राशिद अरबा, बाकी तो जेल में चले गए थे। और इनके लैंडिंग एजेंट उमर बख्शी, ये वो जॉन दाड़ी, मतलब जुहू के रॉबर्ट बस्ताओ, कोलीवाड़ा में महेंद्र सिंह विग, सोमा लियास, इस किस्म के लोग जो छोटे छोटे जो एरियाज़ हैं, खाड़ी समुद्र के साथ जो एरिया लगता है, वहाँ से छोटी छोटी बोट्स आती थी। मेन समुद्र में बड़ा जहाज़ रुक जाता था, उससे माल अनलोड करके छोटी बोट में फिशर क्राफ्ट में रखा जाता था। वहाँ से होड़ी बोलते हैं, छोटी बोट जो खाड़ी में अंदर आ जाती थी, उसके ज़रिए आता था। और इनके ठिकाने थे अपने क्राउडेड एरियाज़ में, जहाँ पे माल खुर्द बुर्द कर दिया जाता था। इसके पहले कि कस्टम को खबर लगे, सामान छुपा दिया जाता था और वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता उसको जहाँ भेजना था वहाँ भेज देते। तो राशिद अरबा की एक्सपर्टीज़ थी कि वो मुंबई में उतरा हुआ माल जब आसपास के इलाकों में जाना है तो वो सारे का सारा मुसाफिर खाना से जाता था। बहुत क्राउडेड प्लेस है मुंबई की मुसाफिर खाना। वहाँ तो कहाँ क्या पड़ा है किसी को पता ही नहीं चलता था, कब माल आया कब गया, इतनी तेज़ी से स्पीड से काम होता था। तो मुसाफिर खाना
गढ़ था स्मगलिंग का, और उसके साथ लगती मनीष मार्केट, जो डोसा ब्रदर्स का अड्डा था। मुस्तफा डोसा, मोहम्मद डोसा, अब्दुल्ला, ये वो सब, इनका पूरा काम जो था वो सारा मनीष मार्केट से चलता था। तो दोस्तों ये पुराने ज़माने की बातें हैं। 75-77 दाऊद तभी 20-21 साल की उम्र का था, साबिर बड़ा था। तो ये लोग दूसरे स्मगलर्स के लिए, हाजी मस्तान के लिए और यूसुफ पटेल के लिए और जो छोटे मोटे थे उनके लिए काम करते थे, थोड़े बहुत पैसे मिलते थे। और जब ये लोग जेल में चले गए तो दाऊद और उसके भाई थोड़ा बेरोजगार हो गए। तो किसी ने कहा कि आप राशिद अरबा को मिलो, वो आपको काम दे सकता। अब ये राशिद अरबा के पास चले जाते हैं दोनों भाई, साबिर और दाऊद। वो कहते हैं कि भाई हमें काम दीजिए, हम आपके साथ काम करना चाहते हैं। उसने कहा कि आपको काम की कोई ज़रूरत नहीं है, आप तो दादागिरी करते हो, वही काम करो, ठीक है। स्मगलिंग शायद आप नहीं कर सको क्योंकि आपको पता ही नहीं कि आप क्या हो। ये दोनों भाई हैरान हो जाते हैं। उसने गालियाँ वालियाँ भी निकाली होंगी। ये बोले हम भाई आपकी बात समझे नहीं, आप क्या समझाना चाहते हो हमें? तो राशिद अरबा बोलता है कि आपका बाप पुलिस फोर्स में है और उसके और एक हमारे मंत्री हुआ करते थे अब्दुल रहमान अंतुले, बाद में मुख्यमंत्री भी बने, वो कोंकण के थे, श्रीवर्धन के। मैं उनकी 2 इलेक्शन में गया भी था कवर करने। राशिद अरबा ने, साबिर बड़ा था, दाऊद छोटा था, साबिर को समझाया कि तुम भी कोंकण के हो, ये मंत्री महोदय AR अंतुले भी कोंकण के हैं, तो आपके रिश्तेदार हो गए, आपके जान पहचान वाले हो गए, तो आप इस बात का फायदा क्यों नहीं उठाते कि आपके बाप की अंतुले से दोस्ती है? ये दोनों भाई सर पकड़ के बैठ के कि आप अरबा भाई क्या बात कर रहे हो? वो मंत्री इतना बड़ा आदमी, हमारा भाई पुलिस का हेड कांस्टेबल, उनकी दोस्ती कैसे हो सकती है? तो राशिद अरबा ने बोला कि यही तो बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि कोंकण एरिया में जाइए, वहाँ पे काम कीजिए। यहाँ पर कस्टम का, पुलिस का, DRI का, सबका नज़र है। यहाँ आपके पाँव लगने मुश्किल हो जाएंगे। तो आप जाइए अपने इलाके में, कोंकण जो आपका एरिया है, आप जहाँ के हो, वहाँ पे छोटी छोटी जेटीज़ हैं, बंदरगाहें हैं छोटी छोटी, जहाँ पे मछुआरों की किश्तियाँ आके लगती हैं, वहाँ पे बेस बनाइए, अपने पाँव पे खड़ा होना सीखो, अपने बाप का और अंतुल्य के रिश्तों का फ़ायदा उठाइए। तो ये बात साबिर के दिमाग में आ जाती है कि इस आदमी की बात तो सही है, हम सब कोंकण के हैं, कोंकण मुस्लिम भी हैं, अंतुल्य भी मुस्लिम हैं, हम भी मुस्लिम हैं, और लोगों को कहेंगे कि हम तो अंतुल्य साहब के खास आदमी हैं, हमारे घरोगी संबंध हैं, तो कोई हमारे सामने बोलेगा नहीं। और राशिद अरबा ने ये भी इन दोनों भाइयों को समझाया कि किसी की हिम्मत नहीं आम आदमी की कोंकण में जो जाके अंतुल्य साहब को पूछ सके कि क्या आप इब्राहिम भाई को जानते हो, या दाऊद भाई को जानते हो, या साबिर भाई को जानते हो? कोई नहीं जाएगा, पूछेगा। आप अपना काम करो, मैंने आपको रास्ता दिखा दिया, बाकी जो हेल्प आपको चाहिए मैं आपकी करूँगा। सो दोस्तों, उसके बाद ये सब बातें BV कुमार जो DG DRI रिटायर हुए, उन्होंने अपनी किताब में लिखी। दाऊद और साबिर को स्मगलिंग का रास्ता दिखाने वाला आदमी कोई और नहीं, राशिद अरबा था। और उसके बाद साबिर सबसे पहले अपने गांव जाता है, मुमके गांव, जिला रायगढ़ में। वहाँ अपने इलाके के लोगों से बात करता है, मछुआरों से, दूसरों से। उनको वही बात कहता है कि अंतुल्य साहब का साथ अपने साथ है, तो आप अपनी किश्तियाँ विश्तियाँ रेडी रखो, माल मंगवाया करेंगे और यहाँ पे अनलोड किया करेंगे। मुमके गांव में भी एक नदी पूरी गांव के साथ लगती है आके, तो छोटी होड़ी समुद्र से मुमके गांव तक पहुँच सकती है और वहाँ से सामान उतारा जा सकता।
ये सब बातें उसके बाद आसपास के गांव में करते 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 साबिर ने अपना होल्ड श्रीवर्धन, दिग्गी, मासला इन एरियाज में बना लिया। 1.5-2 साल में इनका पूरा अच्छा खासा बेस कोंकण में बन गया। और 81 में जब साबिर का कत्ल होता है पठानों की तरफ से, तो दाऊद अकेला पड़ जाता है। इसके भाई भले इसके साथ थे, लेकिन जो बात साबिर में थी वो शायद नूरा और अनीस में नहीं थी। साबिर ज़ुबान का बहुत अच्छा था, लोगों को कन्विंस करना, बातचीत करने में बहुत माहिर था, लेकिन हाथ पांव चलाने में दाऊद मास्टर था। तो ये बातें चलते इन्होंने एक एक करके जो छोटे छोटे पोर्ट कोंकण एरिया में समुद्र के किनारे थे, भाषा एक थी सबकी, तो साबिर कहीं अपने आप को कोंकणी होने के बाद लिए लोगों से राब्ता कायम कर लेता था, उनका विश्वास जीतता था। उसके साथ में जो कस्टम के छोटे अफसर होते थे वहाँ पे, उनसे मिलके, पुलिस वालों से मिलके, और नाम इस्तेमाल करते थे मंत्री अंतुले का, अब्दुल रहमान अंतुले। और वही करते करते इनकी दोस्ती एक शख्स से हो जाती है जिसका नाम था अहमद अंतुले। वो AR अंतुले का कोई दूर का कोई रिश्तेदार था। अब अहमद अंतुले के साथ मिलने से लोगों को और यकीन हो गया कि ये दाऊद भाई तो मंत्री महोदय के बहुत खास आदमी हैं, और इनका दबदबा होने लगा और स्मगलिंग जोरों से लैंडिंग होने लगी। माल तो किसी का होता था, दुबई से भेजने वाले और यहाँ पे आगे रिसीव करने वाले और, लेकिन लैंडिंग करके उसको आदमी तक पहुँचाना, ये काम दाऊद भाइयों ने बखूबी किया और बहुत काम किया इन्होंने। और दोस्तों, अगर आप थोड़ा सा इस बात को ध्यान से देखें, जो 93 में जो लैंडिंग हुई थी RDX की और AK-56 राइफल्स की, हैंड ग्रेनेड्स की, वो सारी कोंकण के कोस्ट पे हुई थी, दिग्गी में और श्रीवर्धन। तो ये पुराना होल्ड था दाऊद इब्राहिम का और ये सब। और बाद में इन्होंने जो हाथ में लाया मुंबई के बाहर बाहर काम करने का, वो भाई ठाकुर से मिलाया। तो मुंबई शहर में गेटवे ऑफ इंडिया से लेके माहिम तक या आगे जो एक्सटेंडेड सबर्ब्स हैं दहतर तक, वहाँ दाऊद भाइयों ने कभी स्मगलिंग नहीं की, क्योंकि वहाँ पे दूसरे गैंग बहुत पावरफुल थे, उनके मुकाबले जो खड़े नहीं रह सकते थे, और मुंबई में ये अंतुले का नाम इस्तेमाल भी नहीं कर सकते थे। तो राशिद अरबा ने इनको जो एक गिद्दड़ सिंगी दे दी, एक नुस्खा दे दिया, वो इनके काम बहुत आया। और ये फिर उन्होंने भाइयों ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। और 84 में जब समद खान का मर्डर होता है, पठानों से लड़ाई चल रही थी, आपने तो बहुत हमने एपिसोड बनाए, दूसरे लोगों ने बनाए, तब आपको बताया कि कैसे अमीरजादा आलमजेब ने जाके इनके घर पे गोलियां चलाई, साबिर का कत्ल हुआ, सब हुआ। उसके बाद अमीरजादा के मरने के बाद तब तक दाऊद तो दुबई पहुंच गया था, और वहाँ से अपना पूरी जो अम्पायर जो यहाँ पे इसने सेटअप राशिद अरबा की मेहरबानी से किया था पूरे कोंकण में, उस सेटअप को उसने दुबई जाके और मजबूत किया। वसई विरार में भाई ठाकर से हाथ मिलाया, गोवा में और स्मगलर जो पुराना मुख्यमंत्री था और एक कांग्रेस का लीडर था, उनसे हाथ मिलाया। कर्नाटक कोस्ट में दूसरे तीसरे गैंग लोगों से हाथ मिलाया और बहुत बड़े लेवल पे स्मगलिंग शुरू की। उसका बेस बनाने वाला और कोई नहीं, राशिद अरबा था। अब जब अमीरजादा का मर्डर होता है तो उसका बाप नवाब खान बहुत गुस्से में आता कि मुझे अपने बेटे की मौत का बदला लेना है, लेकिन लूँ किससे? दाऊद इब्राहिम तो दुबई चला गया,
उसके भाई दुबई चले गए, करूं तो क्या करूं। तो उसके दिमाग में आता है कि राशिद अरबा, जिसके सर पे दाऊद इतना बड़ा आदमी बना, अगर इस आदमी को ख़त्म किया जाए तो जो राशिद अरबा के अरब कंट्रीज़ में जो लिंक हैं, सोर्सेज हैं, जो कॉन्टैक्ट्स हैं, उनसे दाऊद टूट जाएगा तो दाऊद का नुकसान होगा। तो वो अपने दूसरे बेटे शहजादा, अमीरजादा का छोटा भाई शहजादा, औरंगजेब के एक भाई का नाम भी शहजादा था, वो दूसरा था। ये शहजादा जो अमीरजादा का भाई नवाब खान का बेटा, तो इस आदमी ने अपने बेटे को गुजरात भेजा, अब्दुल लतीफ़ के पास, जो उस समय गुजरात का डॉन था। और इनका एक साथी था कमलजीत, वो पंजाबी लड़का था, सैन कोलीवाड़ा का रहने वाला। तो ये लोगों को, ये लतीफ़, कमलजीत और शहजादा, ये मिल के प्लानिंग करते हैं कि राशिद अरबा पे हमला किया जाए, उसको मारा जाए, ताकि एक तरीके से दाऊद से बदला लिया जाए। सॉफ्ट टारगेट मिला। तब तक ये आदमी स्मगलिंग वगलिंग छोड़ के सब अपना एक आम आदमी की ज़िंदगी व्यतीत कर रहा था। तो एक दिन ये आदमी राशिद अरबा डोंगरी से निकलता है एक पीर साहब के साथ, एक रिलीजियस गुरु इनके थे पीर साहब। आधी रात को कहीं जा रहे थे वर्ली की तरफ, वहाँ पे आशा दान करके एक संस्था है वर्ली में, उसके पास इनकी गाड़ी पहुँचती है तकरीबन रात के 1:30 बजे, राशिद अरबा और पीर साहब। और अचानक इनकी गाड़ी पे हमला होता है। और हमला करने वाले यही 3 लोग थे, शहजादा, कमलजीत और शेख। तो ये अंधाधुंध गोलियां चलाते हैं गाड़ी पे। पहली गोली जो राशिद अरबा को लगती है तो वो लेट जाता है पीर साहब की गोद में, और उसके बाद गोलियां चलती रहती हैं। और जब ये गिर जाता है, गाड़ी में बैठा, देखते हैं इसके कातिल के ये पीर साहब की बगल में गिर गया है, तो वो अपना फायरिंग वायरिंग करके चले जाते। इस बात का जिक्र इंस्पेक्टर साहब बागवान ने भी किया। और उसके बाद जब ये लोग चले जाते हैं तो पीर साहब इस इंजर्ड आदमियों को लेके जसलोक हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, जो वहाँ से नज़दीक पड़ता था, काफ़ी नज़दीक था वर्ली से जसलोक हॉस्पिटल। वहाँ इसको दाखिल करवा दिया जाता। तो रात को पुलिस वाले अर्ली मॉर्निंग पहुँचते हैं। जब खबर पहुँचती है कि गाड़ी में फायरिंग हुई है, कोई आदमी इंजर्ड हुआ है, इन्वेस्टिगेशन करते करते जब लोग सुबह जसलोक हॉस्पिटल पहुँचते हैं तो पता चलता है कि गोलियाँ राशिद अरबा को लगी। लेकिन जब इन लोगों ने गाड़ी देखी थी पहले मौके पे जाके, तो उसमें बहुत सारा खून था, गोलियां थी, खोल थे, ये तो ये समझ गए थे जिसको भी गोलियां लगी हैं वो बचेगा नहीं, जितना खून इस गाड़ी में है वो तो कभी का मर गया होगा। इसहाक बागवान अपनी किताब में लिखते हैं कि जब मैं और मेरे सीनियर मधुकर जिंदे हम जसलोक हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो हमारे कान में जो आवाज़ पड़ी वो हैरान करने वाली थी। जैसे हम कमरे में जाते हैं तो राशिद अरबा की आवाज़ आती है, ज़ेंडे साहब कैसे हो और तुम कैसे हो बागवान। तो हम हैरान कि जिस आदमी का इतना खून उस गाड़ी में था वो बच कैसे गया, और हमारे पहुँचते वो होशो हवास में है और हमसे बात कर रहा। तो उसके बाद जब बागवान साहब ने लिखा कि जब हमने एक्सरे रिपोर्ट्स देखी डॉक्टर्स की, जो वहाँ फाइल पड़ी थी इसकी कि गोलियाँ लगी कहाँ कहाँ, तो उसमें 13 गोलियाँ लगी पाई गई। 13 13। कोई गोली उसके रिब में, जो छाती की हड्डियाँ होती हैं, उसमें अटकी हुई है, कोई कंधे में अटकी हुई है, कोई कहीं। 13 गोलियां लगने के बाद आदमी होशो हवास में है और बात कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि हमने उससे बातचीत की, उसका बयान दिया, जाहिर किया, सब किया, और
हमें पता था कि ये लोग लतीफ़ के पास पहुंच गए हैं अहमदाबाद में। हमने गुजरात पुलिस को इन्फॉर्म किया और उन्होंने तीनों को पकड़ के, अब्दुल लतीफ़ को और कमलजीत को और शहजादा पकड़ के हमारे हवाले किया। हमने उन पर मुकदमा चलाया और अल्टीमेटली राशिद अरबा ठीक हो जाता है और उसकी डेथ, नेचुरल डेथ, कुदरती, वो 2010 में होती। सो दोस्तों, ये कहानी थी दाऊद इब्राहिम द स्मगलर, उसके मेंटर की, जिसकी तस्दीक किसी और ने नहीं, खुद उस समय के सबसे बड़े कस्टम एंटी स्मगलिंग एक्सपर्ट श्री बीवी कुमार ने अपनी किताब में की। अब पता नहीं कितने और मेंटर होंगे दाऊद के, कितने और लोगों ने सिखाया होगा, किया होगा, लेकिन जब एक एक्सपर्ट आदमी, इतने बड़े रुतबे पे बैठा आदमी, जब वो कुछ कहता है तो उसकी बात मानने को दिल करता। सो आने वाले दिनों में इसी तरह की किस्से कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।